चलिए साहब, कल हम बात कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म को लेके और मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे, प्लस साथ साथ मैंने उसका आपको फायदा भी बताया था। ठीक कि पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से। अभी तक हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं आए हैं। ठीक, अब सुनो ध्यान से। पॉलीमॉर्फिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो होते हैं, पहले दोनों की टेक्निकल डेफिनेशन लिखो, फिर मैं दोनों के बढ़िया से एग्जांपल देके आपको समझाता हूं और फिर देखते हैं इसके हम इम्प्लीमेंटेशन की बातें। तो पहली डेफिनेशन लिखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की पहली सी लिखो। whenever an object is bound whenever an object is bound with their functionality, whenever an object is bound with their functionality at compile time, whenever an object is bound with their functionality at compile time, this is known as compile time polymorphism. This is known as compile time polymorphism. इसी का अपोजिट है, लिखो whenever an object is bound with their functionality, whenever an object is bound with their functionality at runtime, then it is known as runtime polymorphism. Then it is known as runtime polymorphism. ठीक, ये तो हो गई इन दोनों की टेक्निकल डेफिनेशन बेटे। अब जरा इसे समझने का वक्त आया है। जहां तक अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो तो समझ में आती है कि ध्यान से सुनना, whenever an object is bound with their functionality at runtime, बेटे ऑब्जेक्ट रन टाइम पे पैदा होता है जावा में, एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ गया और उसके आने के बाद आप ये डिसीजन लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से कौन कौन से फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो रन टाइम पे अलग अलग फंक्शन कॉल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट जब अलग अलग बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, इसी को तो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कि एक ऑब्जेक्ट
अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जब अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करें। तो एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ गया बेटे, फिर हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये कौन कौन से फंक्शन कॉल कर सकता है। तो रन टाइम पे हम उसे अलग अलग फंक्शन से बाइंड कर देंगे, तो हर फंक्शन में अलग अलग काम होगा और वो ऑब्जेक्ट अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देगा और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाएगा। चलो ये कहानी तो हमें समझ में आती है क्योंकि ऑब्जेक्ट रन टाइम पे मेमोरी में आ जाता है। पर ये जो कंपाइल टाइम वाली डेफिनेशन है ये थोड़ा सा दिमाग का दही करती है। कंपाइल टाइम डेफिनेशन कहती है कि whenever an object is bound with their functionality at compile time, यहां समस्या है। समस्या क्या है? क्योंकि बेटा कंपाइल टाइम पे कभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कभी कंपाइल टाइम पे किसी भी चीज को कोई मेमोरी मिलती ही नहीं है। वहां तो सिंटेक्स और ग्रामर से रिलेटेड रूल चेक किए जाते हैं सिर्फ, दैट्स इट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पैदा ही नहीं हुआ तो आप उसे बाइंड कैसे कर सकते हैं? रन टाइम वाला समझ में आता है क्योंकि रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ जाता है बेटे, तो फिर आप उसे आसानी से अलग अलग फंक्शनैलिटी से बाइंड कर सकते हैं और उससे अलग अलग टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जब अलग अलग टास्क परफॉर्म करेगा अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाएगा, दैट्स फाइन, गुड। लेकिन कंपाइल टाइम पे तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं बेटे। हाँ, कंपाइल टाइम पे तो कोई मेमोरी मिलती ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन की भावनाओं को समझना होगा कि कहना क्या चाहते हैं। तो मैं अब इन दोनों की डिफरेंशिएट करता हूं बड़े अच्छे से, आपको तीन बढ़िया से रियल टाइम एग्जांपल लेके, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला, मैं आप बच्चों की बड़े से तारीफ करता हूं। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं, स्मार्ट का मतलब दिमाग से तेज होते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। आजकल का बच्चा जैसे ही 10+2 में आता है और उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है ना, और वो डिसाइड करता है और उसी के हिसाब से वो प्रिपेयरिंग शुरू करता है। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ करूंगा और उसी की तैयारी करना शुरू कर देता है। जबकि अगर हम अपने टाइम की बात करें, मैं अपने जमाने की बात करूं, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे। ठीक, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे, 10th कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर नौकरी ढूंढने जाते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि लाइफ में करना क्या है। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करो, उसके बाद बात करो। तो आजकल का बच्चा क्या करता है, वो थोड़ा सा स्मार्ट है, वो 10+2 में अपने आप को एक फंक्शनैलिटी से बाइंड कर लेगा कि वो जब भी बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा। तो क्या वो उस वक्त इंजीनियर बन सकता है? नहीं, बट डिसीजन तो ले लिया ना उसने, अपने आप को एक फंक्शनैलिटी से बाइंड तो कर लिया ना। एमराइट कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा काम यही करूंगा, डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर कि मैं डॉक्टर बनूंगा या वो बनूंगा, मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे एमबीए में जाना है, तो उसके हिसाब से वो प्रिपेयरिंग शुरू कर देता है सो दैट अपनी 10+2 करते ही वो उस एंट्रेंस के एग्जाम दे सके और आसानी से उसमें क्वालिफाई कर सके। जबकि हम लोग क्या करते थे, हम अपने आप को एक फंक्शनैलिटी से बाइंड तो करते थे, मगर बड़े होने के बाद, हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं, यानी कि बड़े होने के बाद। इसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग या इसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग कि मुझे करना क्या है। जबकि आजकल का बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है, वो करता है अर्ली बाइंडिंग या कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, क्योंकि आप सब के सब 10+2 में आते ही आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है और सोचना शुरू कर देते हो बेटे 10+2 के बाद क्या करना है, क्या करना है, करियर क्या बनाना है, और आप उसी वक्त डिसीजन ले लेते हो कि आपको करना क्या है लाइफ में। यानी कि आपने अपने आप को एक फंक्शनैलिटी से बाइंड कर दिया, जबकि आप उसके कैपेबल नहीं है, बट डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। और ये डिसीजन है कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा, मैं जब भी ग्रेजुएट होऊंगा, काम यही करूंगा। एम आई राइट? इसी को कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग। आप उस समय इंजीनियर बन नहीं जाते हैं, बट डिसीजन पहले लेते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो कंपाइलर है, जब कोड को कंपाइल करता है तो उस कंपाइल्ड कोड में ये इंस्ट्रक्शन डाल देता है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट पैदा होगा फंक्शन यही कॉल करेगा। मैंने डिसीजन ले लिया, पैदा तो होगा ना, आगे जाके रन टाइम पे पैदा होगा, बट डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। तो उसमें वो इंस्ट्रक्शंस डाल देता है कंपाइल कोड में कि whenever this object will be created it can call only this function। तो डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। कंपाइलर ने डिसीजन ले लिया, भले अभी कॉल नहीं होगा, जब वो पैदा होगा तब कॉल होगा। जैसे जब आप बड़े होगे तब इंजीनियर बनोगे। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और एक होता है बड़े होने के बाद, एक होता है ऑब्जेक्ट के मेमोरी में आने के बाद।
तो यहाँ पर आप लोगों ने करी अर्ली बाइंडिंग और हम लोग करते थे लेट बाइंडिंग। ऐसे ही कंपाइलर डिसीजन लेता है, बाकायदा उससे कंपाइल कोड में डाल देता है कि हाँ भाई जब भी ये पैदा होगा ये फंक्शन कॉल होगा। फिर जब वो ऑब्जेक्ट पैदा होता है, इट कैन कॉल ओनली दोस फंक्शन जिन्हें कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे बाइंड कर दिया था। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बढ़िया वाला, हमारे भारत में एक प्रथा थी जो अब बंद हो गई है, जिसे हम कहते हैं बाल विवाह। भले सीरियल आते रहे बालिका वधू वगैरह वगैरह उसे प्रमोट करने के लिए, बट अब ये बाल विवाह या जिसे हम कहते हैं अर्ली मैरिजेस, ये प्रथा बंद हो चुकी है। एम आई राइट? बट होता क्या था, जब बाल विवाह हुआ करता था तो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन्हें आपस में एक मैरिज नाम की फंक्शनैलिटी से बाइंड कर दिया जाता था। डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर, क्या वो उसी समय एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते थे? नहीं, तो उन्हें तो इस मैरिज नाम के वर्ड का मतलब भी तब मालूम नहीं होता था। बट डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर, उन्हें एक फंक्शनैलिटी से बाइंड कर दिया, ये सोच के कि जब भी ये बड़े होंगे रहेंगे यही एक साथ, जब भी ये बड़े होंगे रहेंगे ये एक साथ। लेकिन अब उसका उल्टा होता है, पहले हम बड़े होते हैं, फर्स्ट वी बिकम एडल्ट, देन वी स्टार्ट अर्निंग मनी एंड देन वी चूज अ लाइफ पार्टनर। फिर हम अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। तो कहीं अर्ली बाइंडिंग अच्छी होती है तो कहीं लेट बाइंडिंग। एजुकेशन में अर्ली बाइंडिंग अच्छी थी, बट यहाँ मैरिज में लेट बाइंडिंग अच्छी है। पहले आप बड़े हो जाइए, अच्छा सा करियर बनाइए, पैसे कमाइए, देन यू लुक फॉर, तब आप मैरिज नाम की फंक्शनैलिटी से बाइंड कीजिए। जबकि पहले क्या होता था, अर्ली बाइंडिंग हो जाती थी, जो छोटे छोटे बच्चों को मैरिज नाम की फंक्शनैलिटी से बाइंड कर दिया जाता था। डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। वही मैं कह रहा हूं कि कंपाइलर भी डिसीजन पहले ही लेता है कि जब भी ऑब्जेक्ट पैदा होगा काम यही करेगा, ऐसे ही जब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट बड़े होंगे रहेंगे यही दोनों एक साथ। डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर। ठीक साहब, एंड दैट इज व्हाट कंपाइल टाइम बाइंडिंग, वो एक रन टाइम बाइंडिंग का दूसरा एग्जांपल। और तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप तीनों ना दे पाए तो ये वाला जरूर देना, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अक्सर ये पूछा भी जाएगा आपसे बहुत अच्छे से। जरा इसके बारे में अब हम बातें करें, ठीक है जनाब। देखो, आप सब जो कॉलेज में जाते हैं या कुछ लोग अभी पढ़ भी रहे होंगे, तो अक्सर कॉलेज में क्या होता है, 7 सेमेस्टर के अंदर ही कंपनियां आ जाती हैं और बच्चों को रिक्रूट करती हैं, ठीक है। और जब उनका फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो उनके पास ऑफर लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आते हैं और वो कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है, चलो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो अब आप मुझे बताइए, जब आपके कॉलेज में 7 सेमेस्टर में कोई कंपनी आती है और आपको रिक्रूट कर लेती है, तो क्या वो उसी वक्त डिसीजन ले लेती है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करवाना है? नहीं, कभी नहीं। आप एक ऑब्जेक्ट हैं और आप क्या काम करोगे उन्होंने इस फंक्शनैलिटी को अभी डिसाइड नहीं किया। फिर आपका 8वां सेमेस्टर पूरा होता है, आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, कंपनी के कैंपस में आते हो, टेक्निकली बोले तो कंपनी की मेमोरी में आते हो, और कंपनी की मेमोरी में या कैंपस में आने के बाद फिर वो आपको कुछ ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वो आपकी स्किल्स को जज करते हैं, यार इसकी कोडिंग अच्छी है, ये टेस्टर अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, इसकी डिजाइनिंग अच्छी है। अकॉर्डिंगली, या उन पे किस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली वो तब डिसाइड करते हैं। प्योर लेट बाइंडिंग, प्योर डायनेमिक बाइंडिंग, आपके कंपनी के मेमोरी में आने के बाद वो आपको एक फंक्शनैलिटी से बाइंड कर रहे हैं कि आप डॉटनेट पे काम करेंगे, आप जावा पे काम करेंगे, आप पीएचपी पे, एंड दैट इज फंक्शनैलिटी। बाइंडिंग किसके साथ हो रही है? आपके साथ हो रही है। और आपके कंपनी की मेमोरी में आने के बाद, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, उसके कैंपस में आने के बाद डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हाट इन केस ऑफ फ्रेशर हमेशा कैसा होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेट बाइंडिंग होती है, डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। इसी का अपोजिट, लेट अस सपोज टीसीएस कंपनी को एक 5 साल के जावा के प्रोफेशनल को हायर करना, ठीक है। तो ना तो अभी कोई इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, ना ही कोई एम्प्लॉय अभी इंटरव्यू देने आया है कंपनी के अंदर, बट वो डिसीजन पहले से लेके बैठे हैं कि जब भी एम्प्लॉय आएगा, सेलेक्ट होगा, वो इस प्रोजेक्ट के इस मॉड्यूल पे काम करेगा। तो डिसीजन हैज बीन टेकन अर्ली है, ना तो अभी कभी इंटरव्यू हुआ, जब भी आएगा काम यही करेगा, जब भी आएगा काम यही करेगा। क्योंकि हमेशा बेटे एक्सपीरियंस आदमी की जो डिमांड आती है, हमेशा एक्सपीरियंस आदमी की जो डिमांड आती है वो हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आती है, वो
हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आती है। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? गॉट इट? तो इन केस ऑफ फ्रेशर हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ फ्रेशर हमेशा लेट बाइंडिंग होती है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और इन केस ऑफ एक्सपीरियंस हमेशा अर्ली बाइंडिंग होती है। डिसीजन हैज बीन टेकन अर्लियर, यानी कि कंपाइल टाइम पे, कि जब भी आएगा काम यही करेगा, वही तो कंपाइलर करता है कि जब भी ऑब्जेक्ट पैदा होगा काम फंक्शन यही कॉल करेगा, मैंने डिसीजन पहले से ले लिया है, और ये इंस्ट्रक्शन बकायदा कंपाइलर कंपाइल कोड में डाल देता है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ऐसा होता है। अब इसका एक चौथा बढ़िया सा जो आप लोग काफी डिसाइड रोज यूज करते हैं, जैसे अगर आप इस समय मुझसे ऑफिस में यूकेट में क्लास ले रहे होते तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता कि आप में से कुछ बच्चे जो क्लास लेने आए हैं, कुछ पहले से ये डिसीजन लेके आए होंगे कि क्लास के बाद हमें यहाँ जाना है, पापा का ये काम करना, यानी कि अर्ली बाइंडिंग पहले से डिसाइड करके आए हैं क्या सारा दिन में क्या काम करना है। लेकिन 90% बच्चा ही होता है, क्लास खत्म हुई, दोस्तों ने कहा चल यार जीआईपी घूमने चल, चलो उसी में बैंड में बाइंडिंग हो गई, चल दिए जीआईपी। पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था भाई, ऑन द फ्लाई डायनामिकली बाइंड किया, यार चला मूवी चल गया, मूवी का जहां चल कर चलो चलो मूवी चल, तो चलते हैं भाई मूवी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दैट वाज लेट बाइंडिंग, पहले से डिसीजन लेके कैसे नहीं आए थे, आपने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड किया और डायनामिक बाइंडिंग करी। जबकि कुछ लोग घर से पहले से डिसीजन लेके निकले होंगे कि भाई आफ्टर द क्लास हमें यहाँ जाना और शाम को अपने घर जाना है, यानी कि अर्ली बाइंडिंग, पहले से अपने आप को एक फंक्शनैलिटी से बाइंड करके आए थे, क्योंकि आप ही तो ऑब्जेक्ट है भाई। और एक कुछ क्लास के खत्म होने के बाद दोस्त खड़े थे, यार चलो घूमने चलते हैं, उसमें डायनामिक बाइंडिंग हो गई। दैट इज, अब गर्ल्स का तो मैं ऐसा कहता नहीं, लेकिन बॉयज के साथ अक्सर ऐसी होता है, जहां चार दोस्त मिले नहीं, फटाक से प्रोग्राम बना लिया, चल यार गोवा चल रहे हैं गोवा, दैट्स इट, कोई होटल बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, प्री प्लान कुछ नहीं, चल दिए, चाहे बीच में सो जाएंगे, ना मिला होटल कोई बात नहीं। लड़कों का प्रोग्राम अक्सर ऐसी बनता है, पहले से डिसाइड होता है, रैंडम नहीं तैयार होता है एक दिन के अंदर। या फिर आप एक पूरी फैमिली के साथ पहले से प्रोग्राम बना के जाते हैं, दैट इज अर्ली बाइंडिंग, कि भाई पहले यहाँ जाएंगे, फिर होटल जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, प्री डिसाइडेड आपका पूरा टूर हो। जब फैमिली के साथ जाते हैं तो प्री डिसाइडेड होता है पूरा का पूरा आपका टूर, क्या कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सारे काम करके और फिर आप वापस आ जाते हैं। तो आप रोज ये डिसीजन लेते हैं, घर से निकलते हैं अधिकतर, कुछ लोग पूरे दिन का शेड्यूल लेके निकलते हैं, भाई शाम तक मुझे काम करके आना है। कुछ लोग ये होते हैं कि ठीक है डायनामिक बाइंडिंग, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं अक्सर ऐसा ही होता है, या कहीं पढ़ने जाते हैं ट्यूशन कोचिंग सेंटर में, तो अक्सर ऐसा ही होता है। दैट इज व्हाट अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, और आप ये रोज करते हैं, आप ही तो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, आप ही तो ऑब्जेक्ट है, और रोज आप डिसीजन रन टाइम पे भी लेते हैं और पहले से भी लेते हैं। कुछ पहले से लेके घर से निकलते हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने का, तब उसी ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और आपने एक फंक्शनैलिटी से बाइंड कर लिया। दैट इज व्हाट अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो अब आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल भी बता दिए हैं, और अब आपको मैंने इनकी सारी की सारी कहानी समझा दी, डेफिनेशन दी। अब वक्त आया इसके इम्प्लीमेंटेशन। अब चाहे ये कॉन्सेप्ट मुझसे किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करा लो, अगर आप मुझसे सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते तब भी मैं यहाँ तक की कहानी सेम सुनाता, आप मुझसे पीएचपी पढ़ रहे होते तब भी मैं यहाँ तक की कहानी सेम सुनाता, आप सी शार्प पढ़ रहे होते तब भी, और जावा पढ़ा रहा हूँ तब भी। अब बस इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है, वो है सिंटैक्स, वो वेरी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। याद रखना कॉन्सेप्ट ना कभी बदला था, ना कभी बदला है, और ना ही कभी बदलेगा। मेक इट। अब जावा ने भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में चीजों को बदला है। ठीक, अब देखो, जनरली मैं अभी जावा की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के हमें तीन तरीके दिए गए हैं। ठीक है साहब, ये उप्स वालों ने बनाए हैं, तो हर लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के हमें तीन तरीके दिए गए हैं।
वीडियो रुक गई। चलो बेटा देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसे अचीव करने के 3 तरीके दिए उप्स बनाने वाले हैं। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा फंक्शन ओवरराइडिंग और तीसरा बेटा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तीसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारे पास ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। अब जो उप्स बनाने वाले हैं, जो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने साफ साफ कहा अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मर्जी है इन तीनों में से किसको कंपाइल टाइम पे यूज करना है और किसको रन टाइम पे। ये लिबर्टी हमने आपको दे दी, ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसको कंपाइल टाइम पे यूज करना है और किसको रन टाइम पे। ये लिबर्टी हमने आपको दे दी है। हमने तो ये 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के। नाउ इट्स अप टू यू कि कंपाइल टाइम में कौन से यूज करने हैं और रन टाइम में कौन से यूज करने हैं। अब ये लैंग्वेज डिसाइड करती है। अब जनरली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को 2 तरीके से अचीव करती है। कौन कौन से 2 तरीके? पहला तरीका कंपाइल टाइम का, दैट इज फंक्शन ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा तरीका ऑपरेटर ओवर। एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक, अब मैं जावा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा हूं कि जनरली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करती हैं कंपाइल टाइम के लिए और रन टाइम के लिए यूज करती हैं। फंक्शन ओवर राइट। ठीक, तो 3 ही तरीके थे हमारे पास। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, कंपाइल टाइम के लिए क्या यूज करती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम के लिए यूज करती हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी जावा नहीं है। अब मैं जावा को पिक्चर में लेके आता हूँ। अब देखें जावा ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए। जावा ने जो पहला चेंज किया, जावा ने जो पहला चेंज किया है वो चेंज किया है जावा ने पहला, ध्यान से सुनिएगा, लिखिए जावा Java does not support operator overloading explicitly. लिखो Java does not support operator overloading explicitly. मैंने ये नहीं कहा कि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है, मैंने ये कहा है जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली नहीं होती, यानी कि आप नहीं कर सकते, बट जावा जरूर ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। अब इसका मतलब समझो। देखो जावा में अगर आप ऐसे लिखते हो 10 + 20 तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 30।
10 प्लस 20 अगर आप लिखते हो तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है 30। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्लस ऑपरेटर है, उसका नॉर्मल बिहेवियर ही यही होता है कि आप उससे दो नंबर का सम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसी जावा में आप लिख सकते हो गुड एक स्ट्रिंगली प्लस गुड मॉर्निंग। तो अब आप देखिए जरा, एक ही ऑपरेटर है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है तो उसके हम इस बिहेवियर को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है जनाब। ना हमने अभी देखा ये प्लस ऑपरेटर है बेटा, बिल्कुल है। अभी इसके दोनों ऑपरेंड कैसे हैं, इंटीजर है। अभी इसके दोनों ऑपरेंड कैसे हैं, इंटीजर है। ठीक है जनाब। और इसने जब इसके दोनों ऑपरेंड इंटीजर थे अपना नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर दिया, दोनों का हमें सम दे दिया। लेकिन जैसे इस प्लस ऑपरेटर के मैंने ऑपरेंड बदले यानी कि सर्कमस्टेंसेस बदले तो इसका बिहेवियर बदल गया। इसी ऑपरेटर ने हमें कॉन्कैटिनेट करके दे दिया। तो एक ही ऑपरेटर है, सम भी कर रहा है और एक ही ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेट भी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में इसका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर निकल रहा है। सर्कमस्टेंसेस क्या है, इसके ऑपरेंड बदल रहे हैं तो आप इसके ऑपरेंड बदलते जा रहे हैं, इससे बिहेवियर बदलता चला जा रहा है। जैसे मैं कहता था ना, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, एक ही है, बस ऊपर का जार बदल दो उसका बिहेवियर बदल जाता है, ऊपर का जार बदल दो उसका बिहेवियर। बिल्कुल। तो यहाँ आपको सक्सेसफुली पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रही है कि एक ही ऑपरेटर है, बस उसका ऑपरेंड बदल दिया, उसका बिहेवियर बदल गया। ऑपरेटर वही था, अब इससे हम प्रोग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हुई। अगर ये चाहते तो कॉन्कैटिनेशन का अलग से एक ऑपरेटर बनाने पड़ते, तो हमें वी हैव टू रिमेंबर टू ऑपरेटर, वन फॉर सम एंड वन फॉर कॉन्कैटिनेशन। अब एक ही ऑपरेटर से ये काम हो गया तो हमें दो दो के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जनाब। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई? ठीक। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसे भी रट्टा नहीं मारेंगे। इसे ओवरलोडिंग क्यों कहते हैं? ओवरलोडिंग पर आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मान लिया कंपनी में एक टेस्टर है, एक प्रोग्रामर है। ठीक है साहब, प्रोग्रामर कोड लिखता है, टेस्टर उसे टेस्ट करता है। टेस्टर 15 दिन की छुट्टी पे चला गया तो टीम लीड ने प्रोग्रामर को पकड़ लिया। उसने कहा बेटा तू दिन भर प्रोग्रामिंग कर और शाम को फिर अपने कोड की खुद टेस्टिंग भी कर, शाम को अपने ही कोड की खुद टेस्टिंग भी कर। तो अब प्रोग्रामर क्या कहेगा, अब यार मैं तो ओवरलोड हो गया, क्योंकि आप एक ही प्रोग्रामर से दो काम करा रहे हो। दिन में आप प्रोग्राम कराते हो, रात में सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं तो आप उससे टेस्टिंग कराते हो। तो उसके दो बिहेवियर हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। जब एक ही आदमी से आप चार काम, तो आप भी गुस्से में क्या कहते हैं, भैया 4 हाथ थोड़े ना मेरे यार, 10 काम एक साथ होना करूंगा भाई, तो मैं ओवरलोड हो गया हूँ यार, इतना काम दे दिया। तो आप एक ही ऑपरेटर जिसका नॉर्मल काम था प्लस सम करना, और अब आप उसी से और दो काम करवाते हो, तो ऑपरेटर क्या कहेगा, यार मैं तो ओवरलोड हो गया। तो रटने की क्या जरूरत है, बड़ा आसान है इसे समझना। ठीक है साहब। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये जावा में होता है। तो इसका मतलब जावा में ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, एक ही ऑपरेटर से 10 काम कराए जा सकते हैं। मगर जावा ने हमें ऑपरेटर खुद पहले से ओवरलोड करके दिए। लेकिन अगर इसी प्लस ऑपरेटर को मैं अपनी कोई फंक्शनलिटी देना चाहूं, प्रोग्रामर देना चाहे, उसे मना कर देता हूं। तो दैट इज व्हाट जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली नहीं होती बट इम्प्लिसिटली होती है। जावा ने हमें पहले से बहुत सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके दिया हुआ है। जावा ने हमें पहले से बहुत सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके दिया हुआ है, बट लेकिन हम उन्हें अपनी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरी डेफिनेशन कहती है कि जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली। ऐसा नहीं है कि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, तो कंफ्यूज मत होना, ओवरलोडिंग होती है, बट जावा ने पहले से ओवरलोड करके दिया था, आप नहीं कर सकते, जबकि सी प्लस प्लस में आप भी कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में आप इसी प्लस ऑपरेटर को अपनी पसंद की कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं,
तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में इसे यूज करोगे ये आप ही की टास्क को परफॉर्म कर देगा। बट जावा ये चीज अलाउड नहीं करता। जावा कहता है मैं ही ओवरलोड करके दूंगा, मैं ही इसकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी डिसाइड करूंगा, बट आपको करने नहीं दूंगा। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब। तो ये तो थी जावा ने जो चेंज किया वो किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। अब जावा का सबसे बड़ा चेंज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप बोलेंगे तो लोगों से आपकी लड़ाई भी हो जाएगी। चलिए देखिए सुनिए, लिखो पहले रूल, फिर मैं इसे तसल्ली से समझाता हूं। वो ये, जावा डज नॉट सपोर्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Java does not support compile time polymorphism. जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। तो जैसे आप बोलेंगे सामने वाला आपसे लड़ना शुरू करेगा। वो कहेगा जावा में तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है जो मैं अभी आपको पढ़ाने भी जा रहा हूँ। तो फिर कहेगा यार ये तो कंपाइल टाइम पे होती है, क्योंकि सबको ये मालूम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा था लैंग्वेज डिसाइड करती है। तो जावा ने क्या किया है, हमें फंक्शन ओवरलोडिंग तो दी है, बट फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में जो बाइंडिंग कराई है वो कराई है रन टाइम, एक ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है साहब। तो जावा फंक्शन ओवरलोडिंग को भी कहां ले गया है, रन टाइम पे ले गया है। ठीक, बिल्कुल जावा में फंक्शन, और आपसे सामने वाला यही कहेगा यार फंक्शन ओवरलोडिंग तो हमेशा कंपाइल टाइम पे कंसीडर की जाती है और जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, इसका मतलब जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। नहीं बेटा, भाई देखो ओवरलोडिंग तो उसने एक्सप्लिसिटली पहले ही मना कर दिया हमसे, तो ये तो खत्म हो गया। और ओवरलोडिंग को वो उठा के ले गया रन टाइम की तरफ, तो फिर तो जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म ही हो गया। ठीक, अब इसे उसे सामने वाले को तसल्ली से आपको समझाना होगा, वो ऐसे नहीं मानेगा। मैं प्रॉपर आपको इसे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा और आपको भी ऐसे ही उसे समझाना है, तब वो मानेगा। नहीं तो आपसे लड़ेगा डैड ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम के अंडर में ही यूज करती हैं, बट जावा ने इस फंक्शन ओवरलोडिंग को रन टाइम के अंडर में यूज किया है। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? अब सुनिए ये आप सामने वाले को कैसे साबित करके दिखाएंगे, ये सामने वाले को आप कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, तभी वो बिलीव करेगा। आपको उसे सबूत देना होगा इस बात का, नहीं तो वो आपसे लड़ने मरने लग जाएगा। तो आप उसे कैसे समझाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप में से किसी ने थोड़ी सी भी कभी लाइफ में C++ पढ़ी हो, तो C++ में एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल फंक्शन का। क्या आप में से कोई बता सकता है, अगर किसी ने पढ़ी हो, कि व्हेन टू मेक अ फंक्शन वर्चुअल, हम फंक्शंस को वर्चुअल क्यों बनाते हैं? क्या आप में से कोई हमें बताना चाहे? सर ओवरराइड करने के लिए। ओवरराइड, चलो और बताइए, शाबाश। व्हेन वी मेक अ फंक्शन वर्चुअल, हम फंक्शन को वर्चुअल तब बनाते हैं। ठीक, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा सिनेरियो, मान लिया आपने किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास बनाई। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं, क्लास से। और मैंने आपको सारा अच्छे से पढ़ा भी दिया, क्लास डिजाइनिंग भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दी। ठीक है साहब। तो मान लिया आपने किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक क्लास बनाई और उसमें 10 फंक्शन, उसमें 10 फंक्शन हैं आपके पास, और आप चाहते हैं इन 10 में से 5 कंपाइल टाइम पे बाइंड हो,
और 5 रन टाइम पे। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें से 5 कंपाइल टाइम पे बाइंड हो और 5 रन टाइम पे बाइंड होने चाहिए। तो अब आप अपने कंपाइलर को कैसे बताओगे कि कंपाइलर अंकल प्लीज ये 5 फंक्शन छोड़ देना, आप इनकी बाइंडिंग मत करना, इनकी तो मैं रन टाइम पे करूंगा, बाकी 5 की आप बाइंडिंग कर दो। ठीक है, आप कुछ को कंपाइल टाइम पे बाइंड कराना चाहते हैं और कुछ को रन टाइम पे अपनी क्लास में, तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल द कंपाइलर प्लीज लीव दीस 5 फंक्शन, प्लीज डू नॉट बाइंड देम, इन्हें मैं रन टाइम पे बाइंड करना चाहता हूँ। कैसे बताओ? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऊप्स बनाने वालों ने हमें एक तरीका दिया। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऊप्स बनाने वालों ने हमें एक तरीका दिया और उन्होंने दिया हमें कीवर्ड वर्चुअल और कहा आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर किसी भी फंक्शन को रन टाइम पे बाइंड करवाना चाहती है तो उसे उस फंक्शन को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप फंक्शंस को कुछ फंक्शंस को अपनी क्लास के रन टाइम पे बाइंड कराना चाहते हैं तो आपको उन्हें वर्चुअल बनाना पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन के पीछे वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं तो कंपाइलर फिर उस फंक्शन की बाइंडिंग नहीं करता है, फिर उसकी बाइंडिंग रन टाइम पे होती है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल आंसर है, सिंपल सा। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कंपाइल टाइम और रन टाइम बाइंडिंग दोनों सपोर्ट की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको वर्चुअल कीवर्ड जरूर देगा। जैसे C++ में आता है, C# में आता है, ये सारी की सारी लैंग्वेज कंपाइल टाइम और रन टाइम बाइंडिंग दोनों सपोर्ट करती है, इसलिए ये हमें वर्चुअल कीवर्ड देती है। हम अपनी क्लास में जिन फंक्शंस को रन टाइम पे बाइंड करवाना चाहते हैं हम उनके पीछे वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं और कोई दिक्कत हमें नहीं आती। जावा में तो वर्चुअल कीवर्ड होता ही नहीं है, जावा में तो वर्चुअल कीवर्ड है ही नहीं, जावा डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल कीवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जावा के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि हम जावा के अंदर कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों बाइंडिंग करा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वर्चुअल कीवर्ड ही नहीं है, तो फंक्शन को वर्चुअल कैसे बनाएंगे? इसका मतलब जावा में या तो सारे फंक्शन कंपाइल टाइम पे बाइंड होंगे या सारे फंक्शन रन टाइम पे, क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड तो है नहीं। अब जावा में ब्रिटानिया 50-50 नहीं हो सकता, जावा में ब्रिटानिया 50-50 नहीं हो सकता क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड नहीं है। तो या तो सारे कंपाइल टाइम पे होंगे या सारे रन टाइम पे। तो पहले आप सामने वाले को क्या बोलोगे? सर ऊप्स ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन को रन टाइम पे बाइंड कराना है देन इट हैज टू बी वर्चुअल, उसे वर्चुअल बनाना जरूरी है। अब सर जावा में तो वर्चुअल कीवर्ड ही नहीं है, तो वर्चुअल कीवर्ड नहीं है इसका मतलब या तो जावा के सारे फंक्शन कंपाइल टाइम पे बाइंड होंगे या फिर जावा के सारे फंक्शन रन टाइम पे बाइंड होंगे। 50-50 तो कर नहीं सकते क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड ही जावा ने नहीं दिया। ठीक है, तो जावा का क्या रूल आता है? जावा का रूल आता है कि जावा में जितने भी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन होते हैं, जावा में जितने भी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट दे वर्चुअल। तो इन जावा ऑल द इंस्टेंस फंक्शन ऑफ अ क्लास आर इम्प्लिसिट वर्चुअल, और अगर सारे इंस्टेंस फंक्शन बाय डिफॉल्ट वर्चुअल हैं और वर्चुअल फंक्शन तो हमेशा रन टाइम पे बाइंड होता है, तो उसने क्लास के सारे इंस्टेंस फंक्शन को वर्चुअल बना दिया। स्टैटिक की तो बात ही नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट से कभी बाइंड ही नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट से कभी बाइंड नहीं होते हैं। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब, तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे तो जावा ने अपने सारे इंस्टेंस फंक्शन को इम्प्लिसिट वर्चुअल बना दिया। अब सबको उसने वर्चुअल बना दिया सारे को, तो वर्चुअल कीवर्ड बनाने की जरूरत नहीं। और वर्चुअल फंक्शन हमेशा कब बाइंड होते हैं? रन टाइम पे बाइंड होते हैं। तो लिखो एक प्यारा सा रूल, देखो इन जावा all the instance function of a class in Java, all the instance function of a class are
In Java, all the instance function of a class are implicit virtual. जावा में सारे इंस्टेंस फंक्शन इम्प्लिसिट वर्चुअल होते हैं, इसलिए वो हमेशा कब बाइंड होंगे? रन टाइम पे बाइंड। इसलिए जावा ने वर्चुअल कीवर्ड ही नहीं बनाया। देखो, कुछ किताबें ये कहती हैं कि जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 3 कंडीशन में होता है, बाकी नहीं होता। उन 3 में से एक सही है, 2 गलत है। ध्यान से सुनो। पहला, देखो जनरली क्या होता है, ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये जो डायनामिक बाइंडिंग होती है, ये होती है फंक्शन के ओवरराइडिंग से। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब है पेरेंट का फंक्शन चाइल्ड में आना। तो उन किताब लिखने वालों ने सोचा कि वो कंडीशन जिसमें पेरेंट का फंक्शन चाइल्ड में आएगा ही नहीं, तो वो ओवरराइड होगा नहीं, तो उसमें हम कह देते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग, व्हिच इज रॉन्ग। जैसे वो कहते हैं पहला फंक्शन प्राइवेट, अगर आपने क्लास में फंक्शन प्राइवेट बना दिया तो ये चाइल्ड के पास जाता ही नहीं, ये ओवरराइड होता ही नहीं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन दैट केस उन्होंने कहा कि प्राइवेट फंक्शन के केस में कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, व्हिच इज रॉन्ग। जावा ने साफ साफ लिखा है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो मैं भी आपको पढ़वाऊंगा भी, कि अगर फंक्शन इंस्टेंस है तो वो हमेशा कंपाइल रन टाइम पे ही बाइंड होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या ना हो। ऐसी जावा में दूसरा आता है फाइनल फंक्शन। फाइनल फंक्शन को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल फंक्शंस को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए कहा अगर फंक्शन फाइनल है तो भी कंपाइल टाइम पे। तो जहां जहां ओवरराइडिंग नहीं हो रही थी वहां उन्होंने कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहने की कोशिश करी, विच इज रॉन्ग। जावा के डॉक्यूमेंटेशन में साफ लिखा है कि अगर फंक्शन इंस्टेंस है तो वो कंपाइल रन टाइम पे ही बाइंड होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फाइनल है या नहीं, वो प्राइवेट है या नहीं। हाँ, तीसरा वो कहते हैं अगर फंक्शन स्टैटिक है तो वो कंपाइल टाइम पे बाइंड होगा। हाँ, ये हम मानते हैं, स्टैटिक फंक्शन हमेशा कंपाइल टाइम पे ही बाइंड होते हैं, मगर वो क्लास के साथ बाइंड होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं होते। वो क्योंकि स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट को बिलोंग ही नहीं करती, स्टैटिक चीजें तो उसमें होती ही नहीं। ये तो जावा ने अपनी तरफ से हमें स्टैटिक कीवर्ड एक्स्ट्रा बना के दिया, स्टैटिक फंक्शन। ऊप्स में स्टैटिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये तो जावा की अपनी तरफ से हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दी गई है। तो स्टैटिक चीजें जरूर कंपाइल टाइम पे बाइंड होती है, स्टैटिक फंक्शन, मगर क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। मैंने आपको कल से सिखाया है कि स्टैटिक चीजें हम कभी भी ऑब्जेक्ट से कॉल करते ही नहीं, वो तो क्लास के नाम से ही हो जाती है। तो नो डाउट स्टैटिक फंक्शन के केस में कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होगी, मगर वो ऑब्जेक्ट वाली बाइंडिंग नहीं है, वो क्लास के साथ बाइंडिंग है। और हम तो ऊप्स के फीचर पढ़ रहे हैं, ऊप्स के साथ बाइंडिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है साहब। तो जावा ने अपने सारे इंस्टेंस फंक्शन को बाय डिफॉल्ट वर्चुअल बनाया है, इसलिए वो सारे के सारे रन टाइम पे ही बाइंड होते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो चाहे वो ओवरराइडिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता भी हूं जेवीएम के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जहां पे जावा ने साफ साफ ये चीजें लिखी हुई है। ये देखो, जावीएम के डॉक्यूमेंटेशन से मैंने कुछ लाइनें कॉपी करी। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स 2 बेसिक काइंड्स ऑफ मेथड। नंबर 1 इंस्टेंस मेथड, नंबर 2 देखो क्लास मेथड बोल रहा है, स्टैटिक ब्रैकेट में लिख रहा है। और यही चीज मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जावा में क्लास में जितनी भी चीजें स्टैटिक होती हैं वो हमेशा क्लास को बिलोंग करती हैं, वो हमेशा क्लास का पार्ट मानी जाती है। और देखो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में पहले क्लास मेथड बोलता है, बाद में स्टैटिक कहता है। ठीक, यही मैं आपको पढ़ा के आया, ये मैं पढ़ा चुका हूं। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स आर इंस्टेंस मेथड रिक्वायर एन इंस्टेंस बिफोर दे कैन बी इन्वोक्ड, पढ़ा चुका हूं, एंड क्लास स्टैटिक मेथड डू नॉट, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। असली कहानी जिसके लिए मैंने ये कहानी खोली है, ये देखो पहला पॉइंट, इंस्टेंस मेथड यूज डायनेमिक और लेट बाइंडिंग, क्लास मेथड यूज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। आ गई कहानी समझ में? यहां उसने साफ साफ लिखा है अगर मेथड इंस्टेंस है तो हमेशा लेट बाइंडिंग होगी, रन टाइम पे बाइंडिंग होगी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसने ऐसा लिखा ही नहीं कि फाइनल और प्राइवेट को छोड़ के, नहीं, ऐसा कुछ भी उसने मेंशन नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, तो पहला ये पॉइंट पढ़वाना था। दूसरा भी मैंने पढ़ा है, तीसरे पॉइंट पे आओ। देखो, द जावा वर्चुअल मशीन यूजेस
two different instructions to invoke these two different kind of method. Invoke virtual कीवर्ड आया, for instance method आ गया, नहीं आ गया virtual, और virtual function हमेशा रन टाइम पे बाइंड होते हैं. And invoke static for class. Invoke static for class. तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग तो हुई मगर स्टैटिक मेथड के साथ, और स्टैटिक कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं होते, वो हमेशा क्लास के साथ बाइंड होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें ऑब्जेक्ट से कभी कॉल करते ही नहीं है. अब आ गई कहानी समझ में सबको अच्छे से. तो ये पहला पॉइंट कॉपी कीजिए, ऊपर वाला तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, ये वाला, और तीसरा अभी दूसरा मुझे अभी पढ़ाना बाकी है. पहला पॉइंट से और अब आप कीजिए तीसरा पॉइंट को, सिर्फ तीसरा. डन सर. ठीक, तो ये थी कहानी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म. चलिए अब मैं अब आपको पहला तरीका, देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो है नहीं जावा में, वो तो मैं अब आपको सिखा ही नहीं सकता क्योंकि जावा एक्सप्लिसिटली उसे सपोर्ट ही नहीं करता. तो हम पहले पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने जा रहे हैं वाया फंक्शन ओवरलोडिंग और उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग. अब मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाता हूँ. इम्प्लीमेंटेशन वाली कहानी, हाउ वाली कहानी. अब आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले फंक्शन ओवरलोडिंग. लिखिए फंक्शन ओवरलोडिंग की पहली सी डेफिनेशन. लिखो फंक्शन ओवरलोडिंग सेज function overloading says
You can have function overloading says you can have more than one function overloading says you can have more than one function with the same name function overloading says you can have more than one function with the same name in a one class having a different prototype. Having a different prototype. ठीक, तो हिंदी रूपांतरण ये कहता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहती है कि आप एक ही क्लास में एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, बट उनका प्रोटोटाइप अलग अलग होना चाहिए। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसे दो फंक्शन कभी अलाउड नहीं होते, डिट्टो डिट्टो सेम। तो ये तो एम्बिग्यूटी एरर कहलाती है। ठीक, अब किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के प्रोटोटाइप में 5 चीजें आती हैं। फिर हम देखेंगे उन पांचों में से कहां कहां चेंज करके हम एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, एंड फंक्शन का नाम भी प्रोटोटाइप का पार्ट ही होता है। तो मैंने कहा फंक्शन ओवरलोडिंग सेज यू कैन हैव मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम in a one class having a different prototype। जरा देखें कहानी। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के प्रोटोटाइप में, जैसा मैंने आपसे कहा, 5 चीजें आती हैं। पहला एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा एक्सेस मॉडिफायर, तीसरा रिटर्न टाइप, चौथा फंक्शन नेम, और पांचवा आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है साहब, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक, तो हमने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के प्रोटोटाइप में ये 5 चीजें आती हैं: एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप,
फंक्शन नेम और फिर उसके आगे। अब मैं इन पांचों को यूज करते हुए आपको एक फंक्शन लिख के दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आए स्पेसिफायर क्या है, मॉडिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, नाम क्या है, आर्गुमेंट क्या है। पब्लिक void पब्लिक स्टैटिक void main ये तीसरा है। तो पब्लिक क्या होता है, ठीक है, इसे स्टैटिक स्पेसिफायर कहते हैं, ये स्टैटिक मॉडिफायर होता है, ये रिटर्न टाइप, ये नाम हो गया और ये आर्गुमेंट। बट जावा ने इसमें भी एक चेंज कर दिया, जावा ने एक्सेस स्पेसिफायर नाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। जावा में सब कुछ ही मॉडिफायर बोला जाता है। जनरली जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, बट जावा सबको मॉडिफायर कहता है। तो जावा में अब एक्सेस स्पेसिफायर नामक कोई कॉन्सेप्ट होता ही, तो अब हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स सारे के सारे। तो देखें जावा में कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जरा उनके बारे में बातें करें। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ट्रांजिएंट, वॉलेटाइल। ठीक, ये कुल मिला के जावा के सारे मॉडिफायर्स होते हैं। तो जावा में अब ये स्पेसिफायर नहीं है, ऑल आर मॉडिफायर्स, सबको अब हम मॉडिफायर ही बोलते हैं। पब्लिक भी मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड भी, एब्स्ट्रैक्टिक भी, एब्स्ट्रैक्ट भी, फाइनल भी, ट्रांजिएंट भी एंड वॉलेटाइल। तो जावा में अब सब मॉडिफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले रूल की तरफ। तो सुनो, पॉलीमॉर्फिज्म का रूल लिखो। एक्सेस मॉडिफायर्स access modifiers do not play access modifiers do not play any role. Access modifiers do not play any role in case of function overloading. ठीक, ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं ये फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई रोल प्ले नहीं करते। ये फंक्शन में है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल और केवल मॉडिफायर्स के दम पर आप चाहें कि आप फंक्शन में केवल और केवल मॉडिफायर बदलें, बाकी सारी चीजें सेम रखें और फंक्शन ओवरलोड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। केवल और केवल मॉडिफायर्स के दम पे आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी क्लास में फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड, ठीक है,
फिर आपने अपनी ही क्लास में फंक्शन बनाया, प्राइवेट, इट्स अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ये एक जैसे दो हो गए हैं, क्योंकि आप इन्हें केवल डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफायर्स, और ये कोई रोल अदा नहीं करते हैं फंक्शन के ओवरलोडिंग के अंदर। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? अब आप अपनी क्लास के अंदर इसी शो को चलाइए तो उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि पब्लिक वाला चलाना है प्राइवेट वाला, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेम क्लास में कॉल किए जा सकते हैं। इसलिए हमने कहा अगर आप अपनी क्लास में फंक्शन बनाते हैं और सिर्फ उनमें केवल और केवल मॉडिफायर्स में चेंज करते हैं, तो केवल और केवल मॉडिफायर में चेंज करके आप फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। सिमिलरली आप इसे स्टैटिक बना दो, सिमिलरली अगर आप इसे स्टैटिक बना देंगे तो भी एरर है, क्योंकि हम अपनी क्लास में जब फंक्शन को कॉल करेंगे, मैंने कहा E1 डॉट शो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट था। अब E1 से तो स्टैटिक फंक्शन भी चल सकता है और इससे इंस्टेंस फंक्शन भी चल सकता है, फिर उसकी समझ में नहीं आएगा दोनों में से कौन सा चलाना है। तो यही मैंने आपसे कहा कि आप मॉडिफायर के बेसिस पर फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। आप ये चाहें कि हम क्लास में केवल और केवल मॉडिफायर बदल दें और फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाए, नॉट अलाउड। ये कोई रोल अदा करते ही नहीं है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो अब ये दोनों तो कोई रोल नहीं करते, बच गई हमारे पास तीन चीजें, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये दोनों तो गायब हो गए, रह गया रिटर्न टाइप, नाम एंड आर्गुमेंट। अब डेफिनेशन कहती है नाम को तो छूना भी बना है, क्योंकि नाम तो सबका सेम ही रखना है, वन नेम होता है। ठीक है, तो रह गई केवल दो चीजें, रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट। यस, तो हम किसी भी क्लास में एक ही नाम के फंक्शन बनाएंगे बहुत सारे, सिर्फ दो चीजों में चेंज कर करके, रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट। रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट, तीसरा कुछ हमारे पास बचता ही नहीं, क्योंकि नाम को तो छूना ही नहीं, हमें नाम को तो यूज करने से मना किया गया है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलिए, तो अब नेम, रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट में चेंज कर करके हम आपको फंक्शन को ओवरलोड करना सिखाएंगे, यानी कि एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। तो अब नाम, रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट इन दोनों में चेंज कर करके जब हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, तो इसके हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीके से हम ओवरलोडिंग करेंगे। ठीक, पहला, मैं अपने सारे फंक्शंस के रिटर्न टाइप सेम रखूंगा, नाम सेम रखूंगा, सिर्फ उनके आर्गुमेंट में चेंज करूंगा और देखूंगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आते हैं। दूसरा, मैं फंक्शन के नाम सेम रखूंगा, आर्गुमेंट भी सेम रखूंगा, सिर्फ चेंज करूंगा रिटर्न टाइप से, तो देखूंगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। ठीक, तीसरे में मैं दोनों में चेंज करूंगा और देखूंगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आते हैं। तो तीन तरीके से हम फंक्शन को ओवरलोड करने वाले हैं। चौथा कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, चौथा कोई भी कॉम्बिनेशन हमारा बनता ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, अचीविंग अ फंक्शन ओवरलोडिंग।
achieving a function overloading by changing only in arguments. Achieving a function overloading achieving a function overloading by changing only in argument. ठीक, पहला तरीका। हम अभी सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट में चेंज करेंगे और आपको फंक्शंस को ओवरलोड करना सिखाएंगे। ठीक, अब सुनो, केवल और केवल आर्गुमेंट में चेंज करके जब हम फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं तो उसके भी हमारे पास फर्दर दो तरीके उसके भी हमारे पास फर्दर दो तरीके होते हैं। ठीक है, चलो सर, पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका, देखो फंक्शन को ओवरलोड करते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक डर बैठा रहता है, कहीं हम एक जैसे दो ना बना दे, क्योंकि फंक्शन का नाम सेम है और एक जैसे दो बनते ही कंपाइलर हमें एम्बिग्यूटी एरर दे देगा है। एक जैसे दो बनते ही कंपाइलर हमें फौरन एम्बिग्यूटी एरर दे देगा। इसीलिए जो पहला तरीका है आर्गुमेंट में चेंज करके फंक्शन को ओवरलोड करने का, वो सबसे आसान तरीका है। इससे कभी भी एम्बिग्यूटी एरर आने वाली नहीं है, कभी भी एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगी। लिखिए पहला तरीका, अचीविंग अ फंक्शन ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग ओनली इन आर्गुमेंट। पहला तरीका लिखिए इसमें कि change the number of arguments in each function. Change the number of arguments in each function. अब फंक्शन स्टैटिक यानी इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये कोई रोल तो अदा करता नहीं। ठीक है, तो चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन ईच फंक्शन। आप हर फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन एंड सो ऑन। और ये सबसे आसान तरीका है, इससे कभी भी एम्बिग्यूटी एरर नहीं आती। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखें। मान लिया हमने अपनी क्लास में पहला फंक्शन बनाया void show, लेट अस सपोज, और इसमें अभी कोई आर्गुमेंट हमने नहीं दिया। दूसरा void, आप देख रहे हो मैं सिर्फ आर्गुमेंट में चेंज कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप भी सबका सेम रहेगा, नाम भी सबका सेम रहेगा। लाइक दिस। देखिए मैंने अपनी क्लास में 4 शो फंक्शन बनाए हैं, सबका नाम भी सेम है, सबके रिटर्न टाइप भी सेम है, बट सबके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग अलग है। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3 आर्गुमेंट है। अगर मैं इनमें से अब किसी फंक्शन को कॉल करूं लाइक दिस शो, या ऐसे कॉल करूं शो, तो
कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले वाले केस में पहला चल जाना चाहिए और दूसरे वाले केस में दूसरा फंक्शन चल जाना चाहिए। पहले में कोई आर्गुमेंट, फिर मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगा तो 2 वाला चला देगा, 3 पास करूंगा तो 3 वाला। मैंने कहा था ना ये सबसे आसान तरीका है फंक्शंस को ओवरलोड करने का बाय चेंजिंग ओनली आर्गुमेंट। याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है एक सेकंड बेटा होल्ड करना, मैं आया। चलिए चलो बच्चों, मैं जो आपको बता रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था बेटे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके कंपाइलर अक्सर 3 काम करते हैं। पहला काम, जो भी फंक्शन आप कॉल करोगे उसका एक एग्जैक्ट मैच जाके क्लास में सर्च करती है। दूसरा काम, फिर वो उसका यूनिकनेस भी चेक करते हैं, कोई एग्जैक्ट मैच मिल गया, अब इसके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरा वो बाइंडिंग करते हैं। ठीक, हमारी जावा का कंपाइलर इन 3 में से 2 काम करता है। हमारी जावा का कंपाइलर इन 3 में से 2 काम करता है। ठीक है जनाब, पहला वो एग्जैक्ट मैच चेक करेगा, जो भी फंक्शन आपने कॉल किया डिट्टो ऐसा फंक्शन क्लास में है या नहीं है। ठीक, और दूसरा वो चेक करेगा उसकी यूनिक एग्जिस्टेंस। पहला चेक करेगा एग्जिट मैच और दूसरा चेक करेगा उसकी यूनिक एग्जिस्टेंस कि उसके जैसा कोई और तो नहीं। जावा में बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने आपने कहा था जावा में कंपाइल टाइम बाइंडिंग नहीं होती। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कभी किसी टाइप का कोई एग्जैक्ट मैच ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेटे,
और बाइंड और एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस दोनों ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जीरो आर्गुमेंट कॉल करोगे तो जीरो वाला चलाएगा, आप वन पास करोगे तो वन वाला, टू पास करोगे तो टू वाले को चला देगा, तीन वाले को तीन वाले, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा था ये सबसे आसान तरीका होता है क्या करने का, फंक्शंस को ओवरलोड करने का। ठीक, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। नाउ अब आता है हमारे पास दूसरा तरीका आर्गुमेंट में चेंज करके फंक्शन को ओवरलोड करने का। उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी एरर आने का खतरा रहता है, तो सुनना जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे हर फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रहे, हर फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रहे और उसके बावजूद भी वो ओवरलोड हो जाए, उसके बावजूद भी वो ओवरलोड हो जाए। तो इसमें थोड़े से चांस, क्योंकि रिटर्न टाइप भी सेम है, नाम भी सेम है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी अगर सेम हो जाए तो यहां थोड़े चांसेस होते हैं एम्बिग्यूटी एरर आने के। तो यहां पर मैं आपको अच्छी अच्छी कंडीशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा जिसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने पर भी एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगी, और वो भी बताऊंगा कि कब नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने पर एम्बिग्यूटी एरर आने के चांसेस होते हैं, सो दैट आप उस कंडीशन को अवॉइड कर, सो दैट आप उस कंडीशन को अवॉइड करके चल सको। ठीक है जनाब, तो जिससे आप ये उस तरीके से करेंगे ही नहीं तो फिर कभी भी आपकी एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगी। तो लिखिए अब अगला रूल लिखो, इफ यू वांट टू कीप if you want to keep number of arguments if you want to keep number of arguments in each function same, if you want to keep number of arguments if you want to keep number of arguments in each function same and still you want to overload them, if you want to keep number of argument in each function same and still you want to overload them, then change the data types of their argument. Then change the data types of their argument. तो फिर आप उनके डेटा टाइप बदल दीजिए। अगर आप चाहते हैं सारे के सारे फंक्शंस के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम भी रहे और वो ओवरलोड भी हो जाएं, तो फिर आप उनके डेटा टाइप बदल दीजिए, जैसा कि मैं अब आपको बता देता हूं।
अब आप देखिए, हमने अपनी क्लास में 4 फंक्शन बना दिए हैं, चारों के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, एक सम में एक एक है, मगर आप नोटिस करेंगे सबके डेटा टाइप मैंने अलग अलग दिए हैं। ठीक, और यही हमारा रूल था। अब अगर मैं इनमें से कॉल करता हूं किसी एक फंक्शन को लाइक दिस, ठीक, तो आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे इंटीजर लिटरल्स इंट होते हैं और ये फर्स्ट क्लास इंट वाला कॉल कर देता है। और यहीं पर हमारे जरूरत पड़ती है टाइप प्रमोशन के रूल की। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टाइप प्रमोशन बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे इंट वाला नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिकली इसे लॉन्ग में प्रमोट कर देगा, लॉन्ग नहीं मिलेगा तो फ्लोट में, वो पूरा चार्ट आपको मालूम है। तो यहीं पर उस टाइप प्रमोशन की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल और केवल हम आर्गुमेंट में चेंज करके फंक्शंस को ओवरलोड करें, तो उसके हमारे पास मात्र 2 तरीके हैं। पहला, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए हर फंक्शन के अंदर, और अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखना चाहते हैं तो आप उनके डेटा टाइप बदल दीजिए, जैसा मैंने फिलहाल यहाँ डेटा टाइप। और ये तो अच्छी अच्छी कंडीशन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपको मैं वो भी बताऊंगा कि कब नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने पर अक्सर एम्बिग्यूटी एरर आने का खतरा बन जाता है।